तो वो कहते हैं, जब पाकिस्तान जाने की बात करते हैं तो जब उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं कि भाई आप तो तू कब का मुसलमान हो गया? तो बोला इतना मुसलमान तो हूं कि मैं मारा जा सकता हूँ। तो कुल मिला के आप इतने हिंदू तो हैं, आप राम को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, शिव को मानते हो, भगवान को ना मानते हो, लेकिन हिंदू अगर आप हैं तो आप वल्नरेबल हैं। कनाडा में भी मारे जाएंगे, बांग्लादेश में भी मारे जाएंगे, अपने ही देश में आतताई कहलाए जाएंगे। ये जो पूरी साइकोलॉजी चल रही है, इसके बीच में इस तरीके की जो मजलिसें चल रही हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन मुझे लगता है कि बात इस जरूरी करना इसलिए हो जाता है क्योंकि बड़ी पिक्चर जो आपने डायरेक्ट एक्शन की बात की थी, कहीं ना कहीं हेट्रेट पहले चलता है, उस हेट्रेट के बाद, उस घृणा के बाद में चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो कहीं मन आशंकित होता है या लगता है कि आप हम लोग, क्योंकि पश्चिमी देश तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं ना इन मामलों पे, बल्कि वो समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं। हिंदू मामला नहीं है। नहीं, बस देखिए, नहीं नहीं, देखिए, मतलब आज की तारीख में चाहे बांग्लादेश हो या कनाडा हो, वहीं पे हिंदुओं पे इस ढंग के अत्याचार हो रहे हैं जहां सरकार का, सरकारी तंत्र का समर्थन प्राप्त है। लेकिन हिंदुओं को दबाने की कोशिश, जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है, वो लगातार चल रही थी, और वो इसलिए सफल हो रही थी क्योंकि था कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब हिंदुओं के खिलाफ जो है पूरी मुहिम अमेरिका के विश्वविद्यालयों में शुरू हुई, और उसमें हेट हिंदू करके पूरा कैंपेन चला, और उसमें हमारे अपने भी कुछ भारतीय भी कुछ थे जो कम्युनिस्ट थे, विचारधारा के थे, और बाकी लोगों का समर्थन था। लेकिन जब वहां विश्वविद्यालयों में वो यूनाइट हो गए, तो आप देखेंगे वो कैंपेन पिछले 1 साल से जो है वो खत्म हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ऐसे ही जो हमले आप आज के आपको मंदिरों पे दिख रहे हैं, ये हमले पहले एम्बेसी पे होते थे। और एम्बेसी जो है, जब सरकार ने स्टैंड लिया कि एम्बेसी हमारा भारत का अधिकार क्षेत्र में आता है, और एफआईआर दर्ज हुई, एनआईए ने जांच शुरू की, और लोगों के जब पासपोर्ट रद्द किए जाने लगे, उसमें वीजा बैन किया जाने लगा, तो अब किसी भी एम्बेसी पे हमला आप नहीं देखेंगे। जो एम्बेसी के बाहर हमेशा कुछ ना कुछ जो होते थे, झंडे फहराने वाले लोग होते थे, झंडा तोड़ने वाले होते, नहीं होते हैं। अब चूंकि कनाडा में जिन हिंदुओं पे हमला हो रहा है, मंदिर पर, वो कनाडाई नागरिक हैं, और उन पे सिर्फ हिंदू होने के कारण किया जा रहा है। और अगले साल वहां चुनाव है अक्टूबर में कनाडा में, तो एक पॉलिटिकल रीजन भी उसके पीछे है, क्योंकि खालिस्तानी वोट बैंक को ट्रूडो एकजुट करके अपने तरफ लाना चाह रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक वेकिंग कॉल है बांग्लादेश के बाद, कि अगर पूरी दुनिया के हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तो ये इसी ढंग से उनको कहीं भी, जहां भी माइनॉरिटी में पड़ेंगे, वहां प्रताड़ित किया जाएगा, और हमें भारत में यह कह के चुप कर दिया जाएगा कि भारत को उससे क्या लेना देना। भारत में आप तो सेक्युलर बने रहो, भले दुनिया में कहीं भी कोई कॉमनर बन जाए और मारते रहे। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात रही, तो नॉर्थ ईस्ट तो पुराना प्रोजेक्ट है, वो तो 150 साल 200 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इसलिए तो वहां क्रिश्चियन मिशनरियों ने पूरा का पूरा जो कन्वर्जन कराया, आपको नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, वो आपको जो दिखेगा कि वो पूरा का पूरा क्रिश्चियन हो गए हैं। उनका डॉक्यूमेंटेड है कि एशिया के बीच में जो कहीं भी ईसाई कंट्री नहीं है, फिलीपींस को उधर छोड़ दें तो इधर नहीं, तो अगर सेंटर में एक वहां बन जाए ईसाई कंट्री, छोटा सा वेटकन टाइप का, तो भी वो भारत, चाइना, म्यांमार, ये पूरे एरिया को कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, वहां एक सेंटर हो सकता है। ये कोशिश थी, वो कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन जो ताकतें उसमें लगी हुई थी वो अभी तक रुकी नहीं है। और जो अभी तक मणिपुर की समस्या है, मणिपुर की समस्या के, और ये जो इस ढंग की मांगे उठती हैं, उसके मांगों के पीछे एक दूसरी लॉबी भी है, वो है ड्रग स्मगलर की लॉबी। क्योंकि आपका जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र पड़ता है, वो जिसको कहते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल, जिसको अब अमित शाह ने नया नाम दिया है कि वो गोल्डन ट्रायंगल नहीं, वो डेथ ट्रायंगल है, जहां पे सबसे अधिक अफीम की खेती होती है। और वही अफीम थी मणिपुर की तमाम पहाड़ियों पे, बांग्लादेश म्यांमार से आने वाले जो कुकी बस रहे थे और कर रहे थे, वही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश आई थी। तो जहां भी लॉलेसनेस की स्थिति होगी, कोई कानून जहां पे नहीं है, वहां पे इस ढंग अधिक तत्व जो है वो भी सक्रिय हो जाते हैं। तो इस ढंग की बहुत सारी चीजें हैं जो सक्रिय हैं, और इनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको एकजुट हो, सजग हो, कहां और कैसे प्रति करना है, ये जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि मध्य जो एकजुटता है, जो एक इकट्ठे हुए थे, वो वेकअप कॉल है।
पॉलिटिकली वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पूरी ताकत, जैसे राकेश जी ने बताया कि पूरी ताकत 2024 में लगा चुके, 100 से पार नहीं करा पाए कांग्रेस को, है ना। 240 मोदी ले आए, पर हो जाएगा तो और नीचे आ जाएंगे ये, तो वो वहां पॉलिटिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विभाजन करें, वो दिवस इसलिए घोषित किया गया है, तो आपको ध्यान आएगा कि ये वेकअप कॉल है, क्योंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है। अगर अपने पे आए तो देश को खत्म करने पे भी उतर सकते हैं। और आपने ये देखा था कि झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के और संविधान हाथ में लेकर के शाहीन बाग में जिस ढंग से प्रदर्शन हो रहे थे और जिस ढंग से पूरे देश में दंगे उस वक्त करने की कोशिश की गई, वो आपको याद दिलाता है कि ये कहां तक किस रूप में जा रहे हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि एक पूरा की पूरी दुनिया में है जिससे एक एक कदम पे आपको निपटना है। अब वो जाकर के सिमट गए हैं कनाडा तक,